पुनर्जागरण काल की परिस्थितियाँ एवं उसके क्या कारण थे, आज इस बात पर चर्चा करेंगे। पुनर्जागरण काल की परिस्थितियाँ, जिस यूरोप में पुनर्जागरण संभव हुआ, अर्थात मध्ययुगीन यूरोप, वहाँ का समाज रूढ़िग्रस्त था। सामंतवादी समाज में चर्च का प्रभाव जन जन के व्यक्तिगत जीवन तक पर छाया हुआ था। समाज के महत्वपूर्ण स्थान थे सामंत की किलानुमा हवेली, गिरजाघर और भिक्षुओं के रहने का स्थान मोनास्ट्री यानी मठ। साधारण आदमी का जीवन धार्मिक दबाव, आर्थिक शोषण और सामाजिक विषमता के कारण एक बोझ था, जिसे बिना कुछ समझे वह ढोता रहता था। ऐसे समाज में पुनर्जागरण किन परिस्थितियों में संभव हुआ, या स्थूल भाषा में कहें तो पुनर्जागरण के क्या कारण थे। पुनर्जागरण काल के कारण। जागना कई कारणों से होता है। कोई तो स्वतः एक निश्चित नींद पूरी कर लेने के बाद जाग जाता है। कोई बिना पानी डाले, घड़ी की आवाज सुने, डांट फटकार खाए या शोर शराबे के उठता ही नहीं। यह भी कह सकते हैं कि कोई तो पूरी तरह कभी नहीं सोता और बस समय पर नींद की चादर हटा देता है और फिर चैतन्य हो जाता है। और कोई जागता दिखाई पड़ने पर भी इतना शिथिल और निष्क्रिय होता है कि वास्तव में सोता ही रहता है। वह जब दरअसल सोता है तो आसानी से नहीं जागता। समाज में भी कुछ इसी तरह की बात होती है। कहीं कहीं तो कोई समाज एकदम से पतन के गर्त में कभी नहीं जाता और कुछ शताब्दियों के बाद वहाँ की सांस्कृतिक धारा फिर से प्रवहमान हो जाती है। जैसे भारतीय और यूरोपीय समाज। यूरोप में 5वीं और 15वीं शताब्दी के बीच यानी मध्यकाल में भी संकुचित क्षेत्र में ही सही सांस्कृतिक गतिविधि बंद नहीं थी, लेकिन 13वीं शताब्दी के बाद ऐसी परिस्थितियां पैदा हुईं जिन्होंने मनुष्य को चैतन्य बनाने में मदद की। यूरोप में मध्य युग में छोटे पैमाने का उत्पादन होता था। अधिकांशतः उसकी खपत स्थानीय स्तर पर हो जाती थी। एंगल्स के अनुसार उत्पादन जब खेती और दस्तकारी में बट गया तो विनिमय के लिए उत्पादन शुरू हुआ। तभी बिकाऊ माल यानी कमोडिटी का प्रादुर्भाव हुआ। इसी विकास क्रम में एक व्यवसायी वर्ग जन्मा जो स्वयं उत्पादन नहीं करता था, पर जिसका उत्पादन पर प्रत्यक्ष परोक्ष नियंत्रण होने लगा। बिकाऊ माल का बाजार बढ़ा और मैन्युफैक्चर प्रणाली शुरू हुई और फिर कारखाने बनने लगे। इस प्रकार 15वीं शताब्दी के यूरोप में एक ही छत के नीचे बहुत से कारीगर एक महाजन के औजारों से उसी के लिए उत्पादन करने लगे और बदले में मजूरी पाने लगे। इस प्रकार मानव श्रम भी बिकाऊ माल बन गया। उत्पादन के साधनों में आए मूलभूत परिवर्तन ने संबंधों में भी परिवर्तन किया। समाज में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा, नई गति पैदा हो गई। उत्पादकता आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं बढ़ी, अन्य क्षेत्रों विशेषकर सांस्कृतिक जगत में नई अभिव्यक्तियों के लिए हिलोरे लेने लगी। इस प्रकार पुनर्जागरण और आधुनिक युग के प्रारंभ की आधारशिला रखी। आर्थिक जीवन में हुए परिवर्तनों ने। पुरानी व्यवस्था आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक अब बिना परिवर्तन के विकसित नहीं हो सकती थी। समाज के मूलाधार आर्थिक जीवन में परिवर्तन होते ही अधिरचना में परिवर्तनों का ज्वार आ गया। व्यापार और खोए हुए ईसाइयों के पवित्र नगर जेरूसलम पर फिर से कब्जा करने के लिए यूरोप के लोगों ने बड़ी बड़ी यात्राएं और हमले, जिन्हें क्रूसेड्स कहा जाता है, शुरू किए। इन यात्राओं ने उनकी संकीर्णता को झकझोर दिया। नए नए तरह के लोगों के संपर्क में आए यूरोप के लोगों ने नए से घबराना छोड़ दिया। सामंती व्यवस्था अपने ही बोझ एवं कृषि और उद्योग के नए प्रयोग के दबाव में टूटने लगी। पुराने संकीर्ण और कठोर व्यवसायी गिल्ड के स्थान पर ऐसी संस्थाएं बनने लगी जो अपेक्षाया उदार और प्रगतिशील थी। ये नए संगठन कुछ विशिष्ट लोगों के एकाधिकार का विरोध तक करने लगे। नगरों में अपने श्रम से धन कमाने वाले लोगों ने बने बनाए नियमों कानूनों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। नगरों के नए धनिक वर्ग ने उदार विचारों को प्रश्रय देना शुरू किया। मध्यकाल में स्थिति यह हो गई थी कि लगता था एक गतिरोध पैदा हो गया था, रफ्तार रुक सी गई थी। जैसा कि फीसर कहता है, प्राचीन ज्ञान लुप्त हो गया और नया उपलब्ध न था, पर वास्तव में ऐसा था नहीं। 11वीं शताब्दी से ही यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में चेतना का पूर्वाभास होने लगा था। फ्रांस में आबेलार्ड, जिनका समय 1079 से 1142 ईस्वी के बीच में था, विचारों में उथल पुथल शुरू कर रहा था। इंग्लैंड में रोजर बेकन 1214-1292 ईस्वी ने जब यह कहा कि बिना प्रयोग के कुछ भी जाना नहीं जा सकता, तो उस वैज्ञानिक प्रवृत्ति का जन्म हुआ जो भविष्य में आधुनिक युग का आधार बनी। मध्य युग और आधुनिक युग की संधि बेला में यूरोप के सांस्कृतिक क्षितिज पर एक महान विभूति का उदय हुआ।
जिसे मध्य युग का अंतिम और आधुनिक युग का प्रथम कवि कह सकते हैं। इटली में दांते 1265-1321 ईस्वी के बीच के ने इटालियन भाषा का प्रयोग कर लैटिन भाषा के पास को कमजोर किया और बौद्धिक शक्ति को जनशक्ति के करीब लाने में सफलता प्राप्त की। उसने रोमन सत्ता का गुणगान किया और यह भी कहा कि धार्मिक संस्थाओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से ही बुराइयां जन्मती है। वह पहले के कवियों की तरह पादरी नहीं बल्कि गृहस्थ था और उसने कविता की भाषा शैली और विषय वस्तु के संदर्भ में एक नई दिशा दी। उसने प्राचीन यूनान के अरस्तु और रोम के वर्जिल की प्रशंसा की। पैतार्क, जिनका समय 1301 से 74 ईस्वी में आधुनिक मानवतावाद के बीच अंकुरित हुए, वह सीजर, सिसरो और वर्जिल का प्रशंसक था, लेकिन उसने प्राचीन विभूतियों का चरित्र नए अंदाज से प्रस्तुत किया ताकि वे नई पीढ़ियों को प्रेरित कर सकें। इस तरह यह स्पष्ट है कि 15वीं-16वीं शताब्दी में जो नई चेतना का विस्तार हुआ वह अचानक नहीं शुरू हो गया। इसके पीछे पिछली कई शताब्दियों से विकसित हो रही एक परंपरा थी। इसी बीच पश्चिमी यूरोप पर लैटिन भाषा का एक छत्र प्रभुत्व टूटने लगा, लोक भाषाएं समृद्ध होने लगी और इसी तरह लोकमानस का विकास शुरू हुआ। जैसे हिंदुस्तान में संस्कृत जब जनभाषा नहीं रह गई तो कुछ दिनों के लिए विचार और साहित्य के क्षेत्र में गतिरोध पैदा हो गया। फिर स्थानीय भाषाओं के विकास के साथ साथ नई चेतना लौटी और बंगला से मलयालम तक और बाद में हिंदी में भारत की जनता को नई अभिव्यक्ति मिली। इस प्रकार यूरोप में आम आदमी लैटिन या ग्रीक में बोल लिख नहीं सकता था। बौद्धिक जगत पर कुछ जानकार लोगों की जकड़ थी, इसलिए विकास क्रम धीमा हो गया। धीरे धीरे इतालवी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी और जर्मन का विकास होने लगा और सामान्य लोगों को भी अपनी बात कहने का मौका मिला। इस बीच एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पूर्वी यूरोप में स्थित बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया विद्वानों और प्राचीन विद्या के जानकार लोगों का गढ़ थी। 14वीं शताब्दी से ही तुर्कों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और वे यूरोप पर बराबर हमला करने लगे थे। 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया और पूर्वी यूरोप और बाल्कन प्रायद्वीप में तुर्की की बाढ़ आ गई। ईसाई विद्वान घर बार छोड़कर भागे और अपनी मूल्यवान पुस्तकें भी अपने साथ लेते गए। अकेले कार्डिनल बेसारियोन 800 पांडुलिपियों के साथ इटली पहुंचा था। इन विद्वानों को इटली के नगरों में एक अनुकूल वातावरण मिला और उनके संपर्क और ज्ञान से इन नगरों में नई स्फूर्ति आ गई। तुर्कों द्वारा पूर्वी भूमध्य सागर का मार्ग अवरुद्ध हो जाने से एक आयाम का भी विस्तार होने लगा। यूरोप में बढ़ते व्यापार के साथ सामुद्रिक यात्राओं का भी विस्तार हो रहा था। स्पेन और पुर्तगाल के शासक नाविकों को प्रोत्साहन दे रहे थे। पुर्तगाल का शासक हेनरी, जिसे नाविक हेनरी द नेविगेटर कहते थे, नाविक का बहुत बड़ा संरक्षक था। 1415 में पुर्तगालियों ने अफ्रीका के समुद्र तटों पर अधिकार करके शासकों और नाविकों का उत्साह बढ़ा दिया था। इसी बीच भूमध्य सागर के पूर्वी क्षेत्रों पर तुर्की का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। एशिया और यूरोप के बीच प्राचीन काल से ही यही एक रास्ता था। चीन, जावा, सुमात्रा और भारतवर्ष के जहाज लाल सागर तक आते थे और दूसरी ओर यूरोप के जहाज सिकंदर द्वारा बसाए गए अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह तक आते थे। बीच के रेगिस्तानी स्वेज प्रदेश में, जहां अब विश्वविख्यात स्वेज नहर है, ऊंटों के काफिलों पर सामान एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाया जाता था। पूरब की चीजें, विशेषकर मसाले और कपड़े, यूरोप के घरों के लिए अनिवार्य आवश्यकता बन चुके थे। अब जबकि यह रास्ता बंद हो चुका था, नए मार्गों की तलाश शुरू हुई और वास्को डी गामा सारे अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ एक नए रास्ते से भारत पहुंच ही गया। दूसरी ओर दुनिया की गोल समझकर पश्चिम की ओर से भारत पहुंचने के चक्कर में कोलंबस एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया जिसका तब तक यूरोप वालों को पता न था। इन नए टापुओं को भारत समझकर इंडीज कहा गया और पास के विशाल महाद्वीप को अमेरिका। इस तरह भौगोलिक खोज का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने उद्योग, व्यवसाय और मानव ज्ञान को बहुत विस्तार किया। संकुचित दृष्टिकोण नए नए अनुभवों के टकराव से टूटने लगे। यूरोप में बदलती आर्थिक स्थितियां का सबसे मूर्त रूप नगरों में व्यस्त हो रहा था। नए मूल्यों और संस्थाओं का वाहक एक नया वर्ग पैदा हो रहा था जो कुलीन होने के नाते नहीं, अपनी वास्तविक सामर्थ्य के कारण महत्वपूर्ण होता जा रहा था। विभिन्न वर्गों से निश्चित इस नए वर्ग के लोग आर्थिक रूप से संपन्न थे। यथा स्थिति में परिवर्तन उनके अस्तित्व का आधार था, इसलिए परिवर्तन उनका स्वभाव बन गया था। इस वर्ग के लोग ये स्थितियों को अपने अनुकूल ढालने के लिए बाध्य थे, इसलिए कृत संकल्प थे। उन्हें रूढ़ियों को तोड़ने में ही लाभ था, इसलिए नगरों में वे पुरानी संस्थाएं के स्थान पर नई संस्थाएं संगठित कर रहे थे। उनके आचार व्यवहार और जीवन पद्धति बदल रहे थे।
उन्हें नए विचार और नए मूल्य चाहिए थे। उन्हें वह सब स्वीकार्य था जो उनकी स्थिति को दृढ़तर बनाता। नगरों का विस्तार हो रहा था और उनकी आवश्यकताएं बढ़ रही थी। ऐसे में जो वातावरण बन रहा था उसे कुस्तुनतुनिया से आए विद्वानों ने और जीवंत बना दिया। शिक्षा में रुचि बढ़ने लगी और पढ़े लिखे लोगों का दायरा बढ़ने लगा। विद्या की नई परिभाषा की गई और उसे नई विद्या यानी न्यू लर्निंग कहा जाने लगा। नगर के धनिक उन शिक्षकों और विद्वानों को प्रश्रय देने लगे जो प्राचीन यूनान की सभ्यता को मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि समझते थे। यह विश्वास दृढ़तर होता गया कि प्राचीन विद्या अधिक मानववादी थी। फलतः नई विद्या को मानववाद यानी ह्यूमनिज्म से जोड़ा गया और मानव तथा उसके परिवेश को नई दृष्टि से देखा जाने लगा। सिसरो और पैतार्क के बीच की शताब्दियों को निकृष्ट करार दिया गया। मध्य युग पिछड़ेपन का पर्यायवाची बन गया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उस युग की स्थापत्य कला को जिसने मेहराबदार भवनों के निर्माण की शैली स्थापित की थी गोथिक अर्थात जंगली कहा जाने लगा। इस मानववादी विचारधारा के विचारकों ने विभिन्न देशों में इस नई विचारधारा का प्रचार किया, पर उनमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त है रॉटरडम के डच लेखक एरास्मस को। एरास्मस पैतार्क से भी अधिक यूरोप का विद्वान के नाम से जाना जाता है। वह ईसाई होते हुए भी ईसाई धर्म के कमजोरियों विशेषकर पादरियों के आचरण व्यवहार पर प्रहार करता था। अपनी पुस्तक मूर्खता की प्रशंसा यानी प्रेज ऑफ फॉली में उसने भिक्षुओं और धर्मशास्त्र के ज्ञाताओं की हंसी उड़ाई और इस तरह उसने रूढ़िग्रस्त समाज के बंधन ढीले करने में प्रशंसनीय भूमिका निभाई। इस मानवतावादी लेखकों के कारण ही यूरोप में विस्मृत प्राय प्राचीन यूनान का पुनरुद्धार हो सका। यूनान की वैचारिक और कलात्मक समृद्धि ही आधुनिक यूरोप की थाती बनी। इसी कारण इतिहासकार फिशर आज के यूरोप को यूनान की विरासत यानी लेगेसी ऑफ ग्रीस कहता है। इस विरासत को प्राप्त करने और विस्तार देने का श्रेय निश्चित रूप से मानवतावादियों को है। यूनान और बाद में रोम के पतन के बाद सारे यूरोप में अपने अतीत के प्रति वही दृष्टिकोण बन गया था जो 18वीं शताब्दी के हिंदुस्तान का अपने अतीत के प्रति था। कुंठा हीना भाव और स्मृतिग्रस्त दृष्टिकोण अरबों ने प्राचीन यूरोप की वैचारिक उपलब्धियों और ज्ञान को संजो कर रखा था और मध्य युग के अरब और यहूदी विचारक एशिया के ज्ञान से उसे और समृद्ध करते रहे। बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया जब पूरब और पश्चिम के बीच एक पुल की तरह विकसित हुई तो वहाँ ईसाई विद्वानों ने संग्रह कार्य शुरू किया। 15वीं शताब्दी आते आते नई स्थितियों ने पुरानी परंपराओं में रुचि जगाई और जब कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद इटली में नई विद्या और उसके माध्यम से मानवतावाद का विकास हुआ तो जैसे मानव ज्ञान को नई दिशा मिल गई। तत्कालीन लेखकों ने यह समझा कि अतीत उतना ही वास्तविक है जितना वर्तमान और भविष्य उन्हें वैसे ही देखेगा जैसे वे अपने अतीत को देख समझ रहे थे। इस प्रकार एक ऐतिहासिक निरंतरता एक सतत प्रक्रिया की चेतना विकसित हुई। इसी दिशा में वैज्ञानिक आविष्कारों ने भी मदद की। मानव सभ्यता की लिपियों के आविष्कार ने क्रांतिकारी दिशा दी। जब विचारों को लिपिबद्ध करने का प्रसार हुआ तो कपड़ा चमड़ा भोजपत्र जैसी अनेक चीजें पर छपाई शुरू हुई। चीन दमिश्क मिस्र और यूनान जैसे देशों में अपनी अपनी तरह का कागज ढूंढा जा चुका था परंतु इन पर छपाई बहुत ही मुश्किल और महंगा काम था। यह ठीक से नहीं कहा जा सकता है कि किसने सबसे पहले ऐसे टाइप का आविष्कार किया जो बार बार इस्तेमाल किया जा सके। बहरहाल यह निश्चित है कि 15वीं शताब्दी के मध्य में जर्मनी में जॉन गुटेनबर्ग नामक व्यक्ति ऐसी टाइप मशीन का इस्तेमाल करने लगा था जो आधुनिक प्रेस की पूर्ववर्ती कही जा सकती है। छपाई के इस नए तरीके का क्रांतिकारी परिणाम हुआ। पुस्तकें सस्ती और सुलभ हो गई। ज्ञान पर इससे विशिष्ट लोगों का एक अधिकार समाप्त हो गया। पुस्तकों में ऐसा लिखा है कहकर अब जनता को बरगलाया नहीं जा सकता था क्योंकि जनता अब स्वयं जरूरत पड़ने पर पढ़ सकती थी कि क्या लिखा है। पुस्तकों के प्रसार ने लोगों में आत्मविश्वास भरा। क्षेत्रीय भाषाओं के विकास को बल मिला। अंधविश्वास और रूढ़ियाँ कमजोर पड़ने लगी। वह तो प्रारंभ मात्र था। 15वीं शताब्दी तक यह समझा जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सारे नक्षत्र सूरज चांद सितारे पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। मानव के अहम को धरती की इस केंद्रीय स्थिति से बड़ा बल मिलता था। यूनान में टॉलेमी द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत अडिग था और इसका विरोध वही कर सकता था जिसे न ईश्वर प्यारा हो न अपनी जान। पोलैंड के वैज्ञानिक कोपरनिकस ने इस सिद्धांत पर प्रहार किया। अपनी पुस्तक नक्षत्रों की गति यानी ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ द सिलेस्टियस बॉडीज में गणित के माध्यम से कोपरनिकस ने यह सिद्ध किया कि सौरमंडल का केंद्र पृथ्वी नहीं सूरज है। जान पर खेलकर उसने जोखिम उठाया था लेकिन बाद के आविष्कारों ने जब यह बात सिद्ध कर दी तो स्वनिर्मित अहम किला ढह गया।
आदमी की अपनी औकात का पता चल गया और वहीं से शुरू हुई उसकी वैज्ञानिक विजय यात्रा। इस प्रकार अनेक परिस्थितियों के मिले जुले प्रभाव में पुनर्जागरण संभव हुआ। ऐसे कई 13वीं शताब्दी के यूरोप में ही मौजूद थे, जिनके बढ़ते रहने से 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप में नए सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा हुई और हजारों साल तक केवल सांस लेता या कभी कभी चौंकता सा प्रतीत होता यूरोप का समाज करवट लेकर उठ बैठा। उसे लगा सदियों बाद वह फिर से जागा है।